वेलकम टू शुक्ला आईटी पॉइंट। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला आईटी पॉइंट में। दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे ज्योग्राफी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जो कि वनडे एग्जाम्स वगैरह प्रतियोगी परीक्षा में जो है अक्सर पूछ ले आता है। तो उस पर हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों, और वो प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछता है वो भी हम चर्चा करेंगे वीडियो के बीच बीच में, कि ये प्रश्न जो है किस प्रकार से बन सकता है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, उसको हम चर्चा करेंगे। ठीक। और टॉपिक क्या है आपका? तो टॉपिक है दोस्तों एटमॉस्फेयर मींस वायुमंडल। तो वायुमंडल आपका क्या है दोस्तों? टॉपिक है। और वायुमंडल से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मेन फोकस मेरा वही रहेगा कि एसएससी वगैरह के एग्जाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जियोग्राफी का जो सिलेबस होगा उसको मैं करवाऊंगा। जो है जियोग्राफी से जितने भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, जिससे वनडे एग्जाम्स वगैरह में जो है क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस उनको करवाऊंगा। साथ ही साथ ये जो चैप्टर है वायुमंडल आपका, ये बीए फर्स्ट ईयर में जो है भी है, एक इकाई पूरी है, उसके अंतर्गत हम वायुमंडल के बारे में अध्ययन करते हैं। तो उस बीए फर्स्ट ईयर वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एंड वनडे एग्जाम अगर आप दे रहे हैं एसएससी वगैरह का, रेलवे, एसएससी, ठीक, इन सब का एग्जाम दे रहे हैं, तो भी आपके लिए ये लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ठीक। आगे बात करते हैं वायुमंडल की। तो सबसे पहले जान लेते हैं वायुमंडल होता क्या है। तो वायुमंडल जो है एक क्षेत्र होता है, एक ऐसी एरिया होती है जिसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार की गैसें, धूल के कण, वाष्प, जलवाष्प जिसको बोलते हैं, ठीक, वो सारे के सारे क्या होते हैं, जो है अनिश्चित मात्रा में होते हैं। ठीक। जिनमें से बात की जाए तो नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है हमारे वायुमंडल में। एंड जो ऑक्सीजन का परसेंटेज है वो 21% है, और दोनों मिलाकर के 99%, मतलब 99% बन जाते हैं, 99%। तो वो चीजें हैं। अब बाकी के 1% में आपका कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, और भी जलवाष्प हो गया, और भी बहुत सारे, जैसे कि जो है नियान वगैरह भी है, ठीक, जीनान है। इस प्रकार की गैसें भी वायुमंडल में पाई जाती हैं। नाम मात्र के लिए वो सारी गैसें हैं। ठीक। अब हम बात करेंगे दोस्तों, उसको भी थोड़ा चर्चा कर लेंगे। दिखा दें यहाँ पे, देखिए, मान लिया पृथ्वी है, सॉरी पृथ्वी नहीं, इसको वायुमंडल मान लीजिए। ठीक। ये मान लीजिए पृथ्वी के चारों तरफ पृथ्वी ये है, और इसके चारों तरफ का ये वायुमंडल है। और वायुमंडल की जो सीमा है कितनी है लगभग दोस्तों? तो यहाँ भूपर्पट्टी से लेकर के, यहाँ पे मान लिया भूपर्पट्टी है ये, और यहाँ से लेकर के जो ये लास्ट बिंदु है इसका, ये 10,000 किलोमीटर तक क्या है, 10,000 किलोमीटर, 0 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर का जो एरिया है इस बीच का, वह पृथ्वी से लेकर के ऊपर तक का, वो क्या है दोस्तों? वही वायुमंडल कहलाता है। और वायुमंडल में विभिन्न प्रकार के धूल के कण और बहुत सारी गैसें पाई जाती हैं। और ये जो है इनका जो कुछ दाब होता है, दबाव जो है बनाए रखती हैं। और इनमें जो विभिन्न मंडल होते हैं, अभी हम चर्चा करेंगे, जैसे क्षोभ मंडल हो गया, समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, और ठीक है, तो इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मान लिया 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक, तो यहाँ पे कुछ गैसें हैं। इस प्रकार की गैसें जो है यहाँ पे अधिकतर विभिन्न मात्रा में पाई जाएंगी। ऊपर जाने पर जो है धीरे धीरे क्या होगा, तापमान में कमी आएगी। ठीक। तो ये सारी चीजें, घटनाएं घटित होती है। अब इसी में जो है, अगर इसको माना जाए तो यहाँ से लेकर के लगभग कुछ ऐसा, मतलब थोड़ा सा, हाँ, ये देखिए कितना परसेंटेज बताया था, तो ये 21% इसका है। 1% जो है ये मान लीजिए O2, अदर गैसेस, है। और बाकी का ये जो 78% है, ये जो है किसमें, ये इसमें कौन सी गैस है? N2 है, नाइट्रोजन। ठीक। तो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके बाद में जो है आर्गन, और इसके बाद में जीनान। ठीक। इन प्रकार की बहुत सारी गैसें उनमें जो है पाई जाती हैं। ये तो वायुमंडल में जो है विभिन्न प्रकार की जो रासायनिक क्रियाएं हैं, रासायनिक जो है गैसें हैं, वो विभिन्न वायुमंडल में विभिन्न परतों में फैली हुई हैं। हालांकि परतों में मैं नहीं बताऊंगा कि किन किन परतों में है। और अधिकतर परत देखा जाए तो जो बाह्य मंडल होते होगा, अभी आपका पढ़ाएंगे, उसमें जो है ये सारी चीजें होंगी। आइए हम थोड़ा बहुत इसके बारे में बता देते हैं आपको कि परतें क्या होती हैं, और परतों से रिलेटेड प्रश्न किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो ये परसेंटेज जो है ये पूछा गया है एसएससी एग्जाम में, जो है ये पूछा गया है प्रश्न कि वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। और ये भी प्रश्न बन सकता है कि वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंट या फिर आर्गन कितने परसेंट है। ठीक। तो ये सारी चीजें पूछी जा सकती हैं। आइए बात करते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो देखिए इसको किस जो है 5 कैटेगरी में बांटा गया है, इसकी 5 परतें हैं।
अब 5 परतें हैं दोस्तों, देखिएगा पहली परत कौन सी है। तो पहली परत है आपकी दोस्तों क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल, ठीक। इसको इंग्लिश में बोला जाता है दोस्तों ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर, उसके अंदर क्षोभ मंडल के बाद में आपका आता है दोस्तों समताप मंडल। इसको बोला जाता है दोस्तों स्ट्राटोस्फियर। ठीक। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, उसके बाद में आपका जो मंडल आता है दोस्तों वो आता है मध्य मंडल। उसके बाद मध्य मंडल आता है, इसको बोलते हैं दोस्तों मेसोस्फियर। ठीक। और मध्य मंडल के बाद में आता है दोस्तों आयन मंडल। और आयन मंडल को बोलते हैं दोस्तों आयनो मंडल, आयनोस्फीयर। ठीक। और उसके बाद में जो है बहिर्मंडल आता है वायुमंडल। और वायुमंडल को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोस्फीयर। ठीक। ये कुछ जो है विभिन्न प्रकार के जो है मंडल हैं जो की विभाजित हैं आपके, ध्यान रखिएगा इसको। क्षोभ मंडल, और क्षोभ मंडल की जो सीमा है वो कहां से कहां तक है दोस्तों, तो ये ध्रुवों पर कितनी है, 8 किलोमीटर, 0 से 8 किलोमीटर तक की है। और बात की जाए विषुवतीय क्षेत्रों में, विषुवत रेखा के आसपास, विषुवत रेखा के आसपास ये जो है 18 किलोमीटर इसकी ऊंचाई हो जाती है। अभी समझाएंगे किस प्रकार से। तो 0 to 18। समताप मंडल की बात की जाए तो समताप मंडल दोस्तों जो है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो 18 ये हो गया। तो 18 से लेकर के 18 केएम से या फिर 19 केएम से बोल सकते हो, 18 केएम को छोड़ करके 19 केएम यहाँ पे लिख सकते हो। 18 किलोमीटर तक यही है। तो 19 किलोमीटर से लेकर के कितना है दोस्तों, 19 से आपका लगभग ये पड़ेगा आपका 50 किलोमीटर का क्षेत्र। ठीक। तो 19 से 50 किलोमीटर का क्षेत्र जो है ये होगा। और आपका बोल सकते हो 51 किलोमीटर से लेकर के 80 किलोमीटर का क्षेत्र जो होगा वो पड़ेगा मध्य मंडल का। और उसके बाद की मैं बात करूं तो उसके बाद में जो आयन मंडल है दोस्तों, आयन मंडल का जो क्षेत्र है 81 बोल सकते हो यहाँ पे, 81 केएम से लेकर के 640 किलोमीटर की जो ऊंचाई तक होगा मंडल, वो होगा आयन मंडल। और उसके बाद में जो बाह्य मंडल होगा वो होगा 640 किलोमीटर से लेकर के 10,000 किलोमीटर तक का। ठीक। तो 640 किलोमीटर से 10,000 किलोमीटर का क्षेत्र। वैसे कि जो ये बाह्य मंडल है दोस्तों, बाह्य मंडल में 640 किलोमीटर की मैं बात करूं, 640 किलोमीटर से 1000, ठीक, 1000 किलोमीटर तक की एरिया में ही जो है उचित तौर पे देखा जाता है। क्योंकि वायुमंडल का जो है 99% भाग है वो कितने किलोमीटर के ऊपर तक है, केवल 32 किलोमीटर ऊपर तक केवल है। तो 32 किलोमीटर आपका लगभग यही समताप मंडल में जो है ही समाप्त हो जाता है। तो वायुमंडल जो है, वायुमंडल का 99% भाग, मतलब 99% जो है क्षेत्र जो होता है, एरिया जो होती है वो 32 किलोमीटर तक ही फैली हुई है। लेकिन जो बाकी का 1% है, वो 1% जो है वो 10,000 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इसलिए हमको 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक पढ़ना होगा। वैसे 1000 तक यहाँ पे 640 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई पर वायुमंडल होता है। और 1000 किलोमीटर से 10,000 के बीच में देखा जाए तो यहाँ पे विभिन्न प्रकार की गैसें होती हैं। उन गैसों में आपका जो है O2 मतलब ऑक्सीजन, N2 मतलब नाइट्रोजन, HE मतलब हीलियम, और उसके बाद में और भी गैसें हैं जैसे कि H2 हाइड्रोजन। इन विभिन्न प्रकार की गैसें उसके ऊपर पाई जाती हैं 10,000 के क्षेत्र में। और इसी के में जो है क्या होता है, धीरे धीरे प्रकार की 1000 किलोमीटर से ऊंचाई पर जाएंगे तो धीरे धीरे क्या होगा, जो जलवाष्प वगैरह की मात्रा, यहाँ पे जलवाष्प थोड़ा बहुत बचेगा, जलवाष्प। उसके बाद में फिर क्या, धूल के कण कुछ होंगे, थोड़े बहुत धूल के कण। ठीक। क्योंकि उल्का पिंड वगैरह वहां पे आते रहते हैं तो कहीं उनका जो है टकराव होता है, तो वहां से जो मलबे होते हैं वो सारे
उसके बाद में भी और देख सकते हो आप जलवाष्प हो गया, धूलिकण हो गए, H2 ये सब इनमें भी पाए जाते हैं। ठीक, 140 किलोमीटर से यहाँ तक के क्षेत्र में, मतलब पूरे में ये सब सारी गैसें तो पूरे में पाई जाती हैं। ठीक, और यहाँ पे जाने के बाद में 10,000 किलोमीटर की जाने के बाद में या फिर 1,000 से ऊंचाई पर जैसे जैसे आप जाओगे तो माध्यम विरल होता जाएगा। एक होता है दोस्तों सघन माध्यम, ध्यान रखिएगा, एक होता है सघन माध्यम और एक होता है विरल माध्यम। तो विरल माध्यम दोस्तों जैसे कि वायु जो है वो विरल माध्यम है और जो जल है वो सघन माध्यम है। अब जल जो है क्या होगा, अब वायु की अपेक्षा जल सघन माध्यम है और जल की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है। लेकिन अगर बात की जाए यहीं पे मधु दिया हो, मधु दिया हो, कोलतार या फिर तारकोल को जो बोलते हो आप वो दिया हो, तो जैसे जल दिया है तो ये क्या हो गया, मधु की अपेक्षा ये विरल माध्यम हो गया। और ये मधु जैसे कि अब वायु में आपको चलना आसान होता है, लेकिन अगर अब आपकी मैं बात करूं कि आप जो है उसमें चलें, क्या कहते हैं, जल में चले तो कुछ कठिन लगेगा इससे। ठीक, लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर जल में चलेंगे तो जल में भी अच्छे से तरीके से, अगर मधु का कोई हो या फिर तारकोल हो, तारकोल में आप चल नहीं सकते। ठीक, तो ये सारी चीजें हैं, तो वो माध्यम क्या कैसा होगा, वो माध्यम विरल हो जाएगा। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यहाँ पे आपने समझा कि क्या होता है आयन मंडल, अभी हमने इसको इसकी चर्चा नहीं की है कि क्या क्या होता है इनमें। आइए हम बात करते हैं और थोड़ी बहुत जो है फिगर से एक बनाएंगे, फिगर उसके माध्यम से जो है चर्चा करेंगे। तो समझ में आया दोस्तों कितने किलोमीटर ऊंचाई तक सब फैला हुआ होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे मैं जो है, दिखाई पड़ रहा है, हाँ ठीक है। ये दोस्तों जो है आपका, ये जो हमने अभी भी बनाया, ये क्या है, भूपर्पट्टी है, मतलब भूमि है, ज्यादा लंबा नहीं खींचते हैं। ये मान लिया भूमि है। ठीक, और ये भूमि का मैं ये सिरा ले रहा हूँ, ये क्या है, मान लिया ये केंद्र है, विषुवत रेखा जिसको बोलते हैं, ये केंद्र है। ठीक, और बाकी ये ध्रुव है आपका, तो ध्रुव इधर मैं मान रहा हूँ, और ये पृथ्वी का केंद्र, मतलब अगर विषुवत रेखा इसको मान लिया जाए, इसको मैं विषुवत रेखा की श्रेणी में रखता हूँ, विषुवत रेखा। विषुवत रेखा मीन्स जो है इक्वेटर इसको बोलते हैं, भूमध्य रेखा। ठीक, तो भूमध्य की रेखा, बीच वाली की रेखा, बीच की रेखा है ये। और ये सारी रेखाएं काल्पनिक है, अक्षांश और देशांतर रेखा रेखाएं आपको पता होंगी शायद, अगर नहीं पता तो जो है मैं बना दूंगा उससे वीडियो। तो देखिए दोस्तों, विषुवत रेखा ये हो गई और ध्रुव ये हो गया। अब देखिए ये भूपर्पट्टी है, यहाँ पे पेड़ पौधे हैं। ठीक, पहाड़ है, नदियां हैं, ठीक, झरने हैं, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की वस्तुएं क्या कहाँ पे हैं, ये भूपर्पट्टी पर है। अब इससे जैसे कि हम थोड़ा ऊपर चलते हैं। ठीक, लगभग इतना भाग। देखिए दोस्तों यहाँ पे ध्रुवों पर जो होगा, यहाँ पे 8 किलोमीटर जब हम ऊपर जाएंगे, ये मंडल 8 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई जो है ये 8 किलोमीटर की है। अब इधर देखो देखो ये आप तो क्या होगा, ये ऊंचाई कितनी है दोस्तों, ये ऊंचाई हो जाती है 18 किलोमीटर। और ये है भूपर्पट्टी आपकी, ये भूपर्पट्टी है। ठीक, भूमि है ये, और इसके बाद ये बीच का जो भाग है इसी को क्या बोला जाता है, क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर। ये है क्षोभ मंडल दोस्तों। और इसी में क्या होता है, इसी क्षोभ मंडल में, इसी क्षोभ मंडल में, एक सेकंड दोस्तों, इसी क्षोभ मंडल में क्या होता है, बिजली कड़कती है। जो बिजली, जब बारिश के समय में आप लोग इस समय देख रहे होंगे, जो बिजलियां चमकती हैं वो इसी समय में चमकती हैं। उसके बाद में बादल की जो प्रक्रिया होती है, वर्षण, मतलब रेनिंग, वर्षण की जो प्रक्रिया होती है वो भी इसी में होती है। ये मेघ, बादल वगैरह जो होते हैं वो इसी में होते हैं, पानी का बरसना भी जो है इसी मंडल में होता है। और ये मंडल कौन सा है दोस्तों, कि ये है क्षोभ मंडल,
क्षोभ मंडल है, ट्रोपोस्फियर। ध्यान रखिएगा। अब इस बात को आपके बाद में समझ में आए। अब इसको अगर मैं एक इस तरीके से चित्र बनाना चाहूँ, देखिए ये मान लिया आपकी पृथ्वी है। अब पृथ्वी पे यहाँ पे आपकी विषुवत रेखा होती है दोस्तों, ठीक। और यहाँ पे आपका मान लिया ये ध्रुव है। विषुवत रेखा अगर इसको मानते हैं तो ये मान लिया नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है। इस तरीके से हम मान लेते हैं। देखिए, सॉरी, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ठीक। अब देखते हैं यहाँ पे अगर हम जो है इससे इस तरीके से कुछ करते हैं। अब ये देखिए ऊंचाई के, अगर 3D अगर यहाँ पे देखा जाए, ये लग रहा होगा कि ये ऊंचाई पर है। अब देखिए यहाँ पे ध्रुव है ये, ठीक। तो ये उत्तरी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव पे देखिएगा ये दूरी देखिए कितनी कम है। और यहीं पे अगर विषुवत रेखा के आसपास देखा जाए तो दूरी कितनी ज्यादा है। तो ये दूरी जो है ये 8 किलोमीटर हो जाती है, ये 18 किलोमीटर हो जाती है। इसीलिए क्षोभ मंडल की जो ऊंचाई होती है ये जो है अलग अलग हुआ करती है। इसलिए औसत जो है, अब 18 और 8 का औसत देख लेंगे तो उसके बाद में औसत इसकी ऊंचाई पता चल जाएगी हमको, ठीक। और 18 और 8 का औसत जो होगा दोस्तों, 18 प्लस 8, तो 18 8 कितना होगा, 26 और बटे 2, तो 13, लगभग 13 किलोमीटर जो है इसकी औसत ऊंचाई होती है, ठीक। औसत ऊंचाई मतलब बीच की ऊंचाई। और औसत का फार्मूला आपको पता होगा अगर गणित पढ़े होंगे तो, कि जो है संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, ठीक। तो इसी प्रकार से औसत आप निकाल सकते हो। ये भी पूछा सकता है औसत। तो देखिए यहाँ पे आपको समझ में आएगा। तो यही फिगर ये बना हुआ है, ये जो है ये विषुवत रेखा वाला क्षेत्र मैं ये बता रहा हूँ यहाँ पे। और ये जो ध्रुव है ये, ठीक। अब ध्रुवों पर जो है दूरियां कम होगी, यहाँ पे भी कम होगी, 8 किलोमीटर होगी, यहाँ पे 18 होगी। तो ये चीज मैं बता रहा हूँ, ठीक। ये बात समझ में आ चुकी होगी लगभग। अब देखिए यहाँ पे मेघ हो गया, वर्षण हो गया, यहाँ पे बिजली चमकना, पानी वानी का बरसना जो है, जितनी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। अब बात करते हैं थोड़ा ऊपर। अब देखिए दोस्तों, इसके बाद में क्षोभ मंडल के बाद में कौन सा मंडल था, क्षोभ मंडल के बाद में था समताप मंडल। समताप मंडल। और आपको पता होगा यहाँ जैसे नाम से प्रदर्शित हो रहा है समताप मंडल, तापमान कैसा होगा, बिल्कुल समान होगा। जिससे क्या बनेगा, जिससे एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी, क्योंकि यहाँ पे जो है समान ताप है, इसलिए यहाँ पे जो है विमान वगैरह, हवाई जहाज वगैरह निश्चित मात्रा में उड़ सके। क्योंकि यहाँ पे बरसात भी नहीं होती है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, विमान वगैरह उड़ेंगे, ठीक। मान लो विमान है ये, विमान उड़ रहा, ठीक। यहाँ पे क्या होगा, जेट विमान उड़ेंगे, जेट वगैरह, ठीक। उसके अंदर मौसमी घटनाएं जो है यहाँ पे नहीं होगी। तो यहाँ समताप मंडल में क्या होता है, समान ताप की वजह से समान तापमान होता है यहाँ पे, और यहाँ पे विमान वगैरह उड़ते हैं, मतलब हवाई जहाज वगैरह, हेलीकॉप्टर भी यहीं पे उड़ते हैं। हेलीकॉप्टर कहीं कहीं पे यहाँ पे उड़ जाते हैं, तो वो ध्यान रखिएगा इस बात को। अब इसके ऊपर जो हमने मंडल बताया था वो कौन सा मंडल था दोस्तों, और इसकी ऊंचाई ध्यान रखिएगा। इसकी ऊंचाई दोस्तों जो है वो कितनी है, तो 18 से 50 तक का। यहाँ तक ये देखिए, यहाँ से बात करूँ 8, तो यहाँ पे 50 लिख दीजिए, 50 किलोमीटर, ठीक। 50 किलोमीटर इधर, 50 किलोमीटर इधर, 50 से 80 किलोमीटर, 80 किलोमीटर इधर। ये मंडल जो होगा ये होगा मध्य मंडल। मध्य मंडलीय होगा दोस्तों, ठीक। और जो है ये मध्य मंडल होगा। और यहाँ का जो तापमान होगा दोस्तों, यहाँ का तापमान कितना होगा, यहाँ का तापमान दोस्तों लगभग माइनस का 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये हो जाता है। कहाँ का तापमान, मध्य मंडल का। जब आप 80 किलोमीटर मतलब 50 से 80 किलोमीटर के बीच में जाएंगे, तो जो तापमान होगा वो निगेटिव जो चला जाएगा। तो तापमान क्या होता है, तापमान में कमी आती है, मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे तापमान में कमी आती है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा इस बात को, तापमान में कमी कहाँ पे सबसे ज्यादा, तो यहीं पे देखिए मध्य मंडल। सबसे ज्यादा नहीं है, मतलब एक औसत में बता रहा हूँ, तो 100 कई जो है 100 डिग्री सेल्सियस तापमान हो जाता है यहाँ पे, ठीक। और उसके ऊपर जब हम जाते हैं तो 80 से लगभग आप जाते हो दोस्तों 640 किलोमीटर,
और यहाँ पे आता है दोस्तों क्या, आयन मंडल। और आयन मंडल में क्या होता है दोस्तों, तो आयन मंडल में कौन कौन सी घटनाएं घटित होती, क्योंकि इसका नाम है आयन मंडल, तो आयन क्योंकि ये बीच में पड़ता था, दो ऊपर दो नीचे, इसलिए इसको मध्य मंडल कहा गया। ठीक। और आयन मंडल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है धन आयन और ऋण आयन ये अधिक मात्रा में होते हैं। और धन आयन किसको बोला जाता है दोस्तों, तो इसको बोला जाता है, धन आयन एक होता है, एक ऋण आयन होता है। ठीक। तो धन आयन जो बोला जाता है दोस्तों, प्रोटॉन को बोला जाता है, और ऋण आयन इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। ठीक। तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करते हैं, और प्रोटॉन प्रोटॉन को प्रतिकर्षित करते हैं। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन आपस में जो है आकर्षण के कारण से एक दूसरे के पास इकट्ठा रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, विद्युत आवेशित जो विद्युत चुंबकीय तरंगे है, फिर विद्युत आवेशित कण है यहाँ पे, तो विद्युत आवेशित कण यहाँ पे अधिक है। ठीक। विद्युत आवेशित कण नहीं बोल सकते, ये सारे के सारे जो है ये यहीं पे पाए जाते हैं। ठीक। इस बात को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे जो है विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं, इसलिए ये जो है इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक। और यहाँ पे आप बोल सकते हो जो है रेडियो तरंगे, अब यही जहाँ पे ये सारी चीजें होंगी वहाँ पे रेडियो तरंगे भी होंगी, रेडियो तरंगे पाई जाती हैं। ठीक। और ध्यान रखिएगा, जब उल्का पिंड आते हैं दोस्तों ऊपर से, उल्का पिंड क्या होते हैं, जैसे कि बड़े बड़े जो मतलब पत्थर वगैरह है, बड़े बड़ी चट्टाने होती हैं, जो कि किसी ग्रह या फिर तारे के जब तारे टूटते हैं तो देखिए अब इधर आ रहा है। अभी जल्दी में जो है एक अभी आया था कि लगता था पृथ्वी पर एक जो है उल्का पिंड आ रहा है, तो वैसा ही होता है, वो आएगा किसी भी ग्रह पे जा सकता है उल्का पिंड, जब क्योंकि पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो 9 दशमलव, पृथ्वी अपनी केंद्र की ओर हर एक वस्तु को 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर के वेग से क्या करती है, अपनी केंद्र की ओर हर एक वस्तु को आकर्षित करती है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, उल्का पिंड अगर इधर पृथ्वी के बगल से गुजरते हैं या पृथ्वी के वायुमंडल क्षेत्र से गुजरते हैं, वायुमंडल से थोड़ी दूरी के उसके उपरांत अगर गुजरते हैं, तो क्या करता है, अगर जो है गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र के जो जी का मान है, ये जी का जो है मान होता है, तो ग्रेविटी, तो जैसे अगर अर्थ की ग्रेविटी के क्षेत्र में जो है अगर आ गया वो उल्का पिंड, तो क्या करती है पृथ्वी, उसको क्या करती है, खींच लेती है अपनी तरफ, आकर्षित करती है, कितने वेग से, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मतलब वर्ग सेकंड के वेग से जो है वो क्या करती है, खींचती है अपने केंद्र की ओर, जिससे क्या होती है, उल्का पिंड आने लगते हैं। अब जब उल्का पिंड जो है पृथ्वी की तरफ आते हैं दोस्तों, तो होता क्या है कि जब ये आयन मंडल, बहिर्मंडल में तो कुछ नहीं होता, वैसे जो है नॉर्मल गैसें होती है तो वहां पे उनका कुछ नहीं होता, लेकिन जैसे ही वो उल्का पिंड क्या करते हैं, उल्का पिंडों का, जैसे कि यहाँ पे उल्का पिंड कोई है, ये प्रवेश कर गया, उल्का पिंड जब क्या करता है, जब उल्का पिंड आयन मंडल में प्रवेश करता है, तो उल्का पिंडों में क्या लग जाती है, आग लग जाती है दोस्तों। उल्का पिंड जब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से टकराते हैं, और एक तो उल्का पिंड का वेग है, दूसरे 9 दशमलव मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का वेग पृथ्वी की ग्रेविटी के कारण लग रहा है, तो क्या होता है, उसका वेग इतना अधिक होता है कि वो घिसने लगता है, तो रगड़ के कारण से क्या होता है, इसमें आग लग जाती है उल्का पिंड में, और आपको लगता है एक जो तारा टूटा है, या फिर बहुत प्रकार की घटनाएं होती हैं, कभी बहुत तेज से जलता है, तो वो सारी चीजें दिखाई पड़ती, तो वो उल्का पिंड क्या होते हैं, इन्हीं आवेशों के कारण, रेडियो तरंगों से, इन्हीं धन आवेशित और ऋण आवेशित विद्युत आवेशित कणों से क्या करती है, टकराती हैं, और टकराने के फलस्वरूप उनमें आग लग जाती है, और वो आते आते यहाँ तक आते आते मतलब 640 किलोमीटर से 80 किलोमीटर आते आते क्या होती है, वहीं पे खत्म हो जाते हैं। मतलब जितना बड़ा होगा वो द्रव्यमान उसका जितना ज्यादा होगा, उसी उतने दूर वो दूरी तय करेगा। अब मान लिया कोई बड़ा पिंड आ रहा है, तो क्या करेगा, 640 किलोमीटर दूरी ये पार करेगा, यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ नीचे आएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो खत्म होता ही चला जाएगा। और अगर बहुत बड़ा है तो क्या होगा, पृथ्वी पर भी गिर जाता है, जिसको आप बोलते हो कि जो है तारा टूटा, तारा गिरा, यहाँ पे फिर और भी प्रकार की घटनाएं होती हैं। ठीक। तो वो सारी चीजें हैं। अभी एक हाल फिलहाल में देखने को मिला था कि पृथ्वी से बड़ा जो है वो आ रहा है कोई। ठीक। तो उल्का पिंड ये चीजें हैं, तो उल्का पिंड जो है यहीं पे आते थे, क्या होते हैं, भस्म हो जाते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद में भी जो है, अब उसके बाद में ऊपर वाला जो क्षेत्र है आपका, ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है, ये कौन सा क्षेत्र है दोस्तों, ये वायुमंडल है, इसको क्या बोलते हैं, वायुमंडल। और ध्यान रखिएगा दोस्तों, वायुमंडल की क्राइटेरिया जो है दोस्तों, वो लास्ट 10,000 है,
और वैसे लास्ट 10,000 बुक वगैरह में मिलता है, और 1,000 तक वास्तविक रूप से देखा जाए तो यहाँ तक पाया जाता है। यहाँ पे विभिन्न सारी गैसें भी पाई जाती हैं, जैसे कि N2, H2, O2, He2, मतलब नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, और उसके बाद में हीलियम। ये विभिन्न प्रकार की गैसें भी यहाँ पे पाई जाती हैं। और जैसे जैसे वायुमंडल में ऊंचाई के साथ साथ हम जाते हैं, उसी प्रकार से क्या होता है, यहाँ पे माध्यम क्या हो जाता है, माध्यम विरल होता चला जाता है। तो माध्यम क्या होता है, विरल होता चला जाता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये वायुमंडल वही है। अब आपको पता होगा, आप जो है जो सैटेलाइट वगैरह होते हैं, कृत्रिम उपग्रह, तो कृत्रिम उपग्रह, और जो आप फोन से वगैरह से बात करते हो, संचार वाली चीजें, संचार की चीजें वो इसी में होती हैं। संचार मतलब फोन, विद्युत, जब आप जो है यहाँ से कॉल करते हो तब आपके नजदीकी नजदीकी टावर पे जाता है, और टावर से फिर क्या आता है, सैटेलाइट पे जाता है, जो सैटेलाइट लगी होती है लगभग यहाँ पे, कहीं पे, यहाँ पे, मतलब सैटेलाइट यहाँ पे जो है रेडियो तरंग, मतलब आयन मंडल और बाह्य मंडल के इधर उधर लग सकती है। तो किसके, वायुमंडल और आयन मंडल के जो है बीच में, या फिर वायुमंडल में, आयन मंडल में भी जो है कृत्रिम उपग्रह मतलब सैटेलाइट देखने को मिलती है। उसके बाद में जो है, जो सैटेलाइट जो है एक प्रोफेशनली देखा जाए, एक जो है अच्छे तौर तरीके से देखा जाए, तो यहाँ पे जो है ज्यादा जो सैटेलाइट वगैरह लगती है, कहाँ पे, वायुमंडल में। तो वायुमंडल जैसे कि 640 का एक क्राइटेरिया, 641 से क्या होता है, सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, तो यहीं पे सैटेलाइट को रखा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा इस बात को, सैटेलाइट मतलब कृत्रिम उपग्रह, उपग्रह। तो कृत्रिम उपग्रह क्या होते हैं, वायुमंडल में जो है स्थापित कर दिए जाते हैं, और वहीं से वो निगरानी करते हैं। दोस्तों आपने देखा, और ध्यान रखिएगा, अगर ये पृथ्वी के इस जो है जो संरचना है इसकी वायुमंडल की, इसको अगर उसके हिसाब से बांटा जाए, जो है रासायनिक हिसाब से, मतलब केमिस्ट्री की भाषा में, तो जो है एक होता है सममंडल, एक होता है विषम मंडल। क्या होता है, सममंडल। तो सममंडल में दोस्तों ध्यान रखिएगा, सममंडल के 3 उपमंडल होते हैं, और सममंडल में कौन कौन से मंडल आते हैं, क्षोभ मंडल, और उसके बाद में समताप मंडल और मध्य मंडल। तो समताप मंडल, मध्य मंडल, जो यहाँ तक का एरिया है ये वाला, ये होता है क्या, सममंडल। ये कौन सा मंडल है दोस्तों, सममंडल है। और ये जो वायुमंडल, आयन मंडल, ये सारे के सारे एरिया हैं दो के, ये कौन से हैं, विषम मंडल है। ठीक, तो ये विषम मंडल है, ये रासायनिक आधार पर होता है, वहाँ गैसों के आधार पर, गैसों के आधार पर जो है इसको बांटा जाता है। दोस्तों आपको ये सारी चीजें समझ में आई होगी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इन सभी का, और जो है इसको उतार लीजिएगा अच्छे तरीके से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ये चीज़ नहीं समझ में आए, उसको फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। और दोस्तों वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो है इसी प्रकार की और भी वीडियो अपलोड होगी, तो इसके लिए जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।